हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। मैं आफ्ताब आलम शाह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस विषय में बायोलॉजी के जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अगर आज आपने इस पूरे एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका एक नंबर किसी भी एग्जामिनेशन में जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये कमीशंस के और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा किससे संबंधित होती है। तो अगर आज आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझ लिया तो इसका आप आगे चल के जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें से अलग कोई भी प्रश्न आपका शाखा या उससे संबंधित नहीं जाने वाला है। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम जीव विज्ञान को कहा जाए तो जीव विज्ञान क्या है, तो साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए, जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान के जनक, जैसा कि ये सभी को पता होगा कि अरस्तु को माना जाता है। और अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो जीव विज्ञान को हम फर्दर दो शाखाओं में बांट सकते हैं मुख्यतः, वह है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए, वह जंतु विज्ञान कहा जाएगा। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाए, वनस्पति कहा जाएगा, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। अब जीव विज्ञान शब्द, एक बार ये क्वेश्चन इसमें यहां पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो आप सभी इसको लिखते चले कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जहां जहां भी इस तरह की चीजें आएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको साथ में ऐड ऑन करता चलूंगा, उसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया कीजिएगा। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ये कभी पूछा जा सकता है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही है। जीव विज्ञान के जो जनक भी अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं अभी शाखाओं को पढ़ाना शुरू किया हूं तो मैंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया है कि कुछ शाखाएं जो सब डिविजन्स हैं बायोलॉजी में, वो जंतु और वनस्पति दोनों में कॉमन होंगी। सपोज करिए कि अगर हम बात करें कि कोशिका विज्ञान, तो साइटोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो जंतु कोशिका का भी अध्ययन उसी में करेंगे और वनस्पति कोशिका का भी अध्ययन करेंगे। जब हम अनुवांशिकी की बात करेंगे, जेनेटिक्स की बात करेंगे, तो उसमें जंतुओं की जेनेटिक्स की भी बात का अध्ययन होगा और वनस्पतियों का अध्ययन होगा। तो इस तरह से हमने इसको आपको स्टडी करने के लिए इस पूरे चार्ट को कुछ पार्ट्स में बनाया है। आप देख सकते हैं कि जंतु और वनस्पति की कुछ शाखाएं हैं जिनमें दोनों का अध्ययन हम करेंगे, उसको हम एक साथ लिख लिए हैं। कुछ प्योर जंतु से संबंधित शाखाएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आना है अगर कोई क्वेश्चन तो इन्हीं से बीच से आएगा, वो हमने जंतु विज्ञान में रख दिया है। और कुछ वनस्पतियों से संबंधित कुछ विशेष शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, उनको हमने वनस्पति के पोर्शन में रख दिया है। और कुछ चीजें जैसे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाओं का हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैंने एक तरफ से अलग करके रख दिया है। और कुछ भाग जो कल्चर या संवर्धन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, उसको मैंने अलग कर दिया। तो अगर आप इसको अभी हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे, और मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ध्यान से, और ये आप जान लीजिए कि फिर आपका इससे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, हकीकत में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर सिलेबस जरूर पढ़ने की जरूरत है। बहुत बार लोग आ जाते हैं और एक तरफ से सारी चीजों को पढ़ने की में लग जाते हैं, तो आपका समय बहुत बहुमूल्य है। और समय को प्लान करके अगर आप पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस का क्या क्या चीज कवर करना है, तो अगर एक सतत प्रयास की तहत आप ईमानदारी से चलेंगे तो उसको
ऐसा हो नहीं सकता है कि वो चीजें ना हो। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि चिकित्सा विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिन पर बहुत ज्यादा प्रश्न कभी कभी बनते हैं, उस पर हम एक बार सबसे पहले नजर डालते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में सबसे ज्यादा जो एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वृद्धों का अध्ययन किसमें किया जाता है, वृद्ध लोगों का जो चिकित्सा विज्ञान में, तो मैं आपको बताऊं जेरिएंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए एक तरफ से चलते हैं, एंजियोलॉजी। आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल टर्म्स होता है कि एंजियोग्राफी करानी है, हार्ट का कोई मरीज होता है तो सबसे पहले होता है एंजियोप्लास्टी करानी है। तो आप समझिए एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यानी होता क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे धमनियों के जरिए, नस के जरिए हमारे हार्ट और सारी नसों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि आप वहां से इसको कोरिलेट करिए कि एंजियोग्राफी मतलब एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी मतलब धमनी, यानी धमनियों का जो अध्ययन होता है वो एंजियोलॉजी में होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन शब्द होता है ना कि पैथोलॉजी, आपने देखा होगा ना, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी सेंटर्स। तो आप समझिए यानी कि रोग विज्ञान का जो अध्ययन है, बीमारियां हैं या किसी के टेस्ट की, जांच की, जो चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला एक ब्रांच है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हिस्टोलॉजी। हकीकत में आप अगर बायोलॉजी के भाषा में जाएंगे तो बहुत बार कहा जाता है जैसे कैंसर का मरीज है या कोशिकाओं का अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन करना होता है तो कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आ जाए। हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी में किया जाता है। यानी कि जब भी किसी के, कभी आप देखिए बायोप्सी होता है, शरीर के किसी अंग का टुकड़ा लेकर के उसकी जांच की जाती है, हकीकत में वो हिस्टोलॉजी का रिपोर्ट होता है। यानी उस कोशिका के अंदर की बनावट, उसकी संरचना, उसके कार्य, उसको देख करके पता लगाया जाता है कि इसमें क्या है। तो ऊतकों का अध्ययन मुख्यतः हिस्टोलॉजी में किया जाता है। अगली शाखा, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जेरिएंटोलॉजी क्या है। तो वृद्धों का जो आप आजकल देखें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये वार्ड भी बनाए जा रहे हैं और डिपार्टमेंट अलग से खुले हुए हैं, जेरिएंटोलॉजी। तो जेरिएंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। अगला है नेफ्रोलॉजी। आपने सुना होगा कि गुर्दे की, जो गुर्दा होता है, यकृत, जो लीवर होता है, किडनी, तो किडनी के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। यानी कि गुर्दा और नेफ्रॉन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी के अंदर गुर्दे का अध्ययन किया जाता है और बायोलॉजी में जो गुर्दे से संबंधित, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी का जो है सपोज करिए कि डायलिसिस के बारे में आप सोचते, डायलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डायलिसिस कौन सी प्रक्रिया है। तो डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त का शोधन किया जाता है। जिस मरीज के गुर्दे खराब हो जाते हैं उनको बाहरी व्यवस्था के द्वारा, ये हम आगे अब जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये लेकर के आएंगे। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार कहा जाता है ना कार्डियोलॉजी को दिखाना है या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो दैट इज वेरी इजी है कि कार्डियोलॉजी के तहत हृदय का अध्ययन होता है, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डी, आर्थोपैडिक डिपार्टमेंट जो होता है यानी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैंसर। तो आपको बताऊं कैंसर का अध्ययन जो, यानी कैंसर है क्या, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होता है ये कैंसर कहलाता है और इसका अध्ययन हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि कैंसर या ऑन्कोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। अगला शाखा है वो है गैस्ट्रोलॉजी। तो गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत पाचन का अध्ययन किया जाता है, पाचन तंत्र, लीवर, आंत, आहार नाल, इन सब का। बहुत बार लोगों को जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या लीवर में प्रॉब्लम होती है या लीवर सर्रोसिस होता है तो वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच है ओडोंटोलॉजी, यानी कि दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं हीमेटोलॉजी, आपने सुना होगा डॉक्टर्स बहुत बार कहते हैं कि भाई आपका हीमोग्राम कराना है, यानी रक्त का अध्ययन। हीमोग्राम या हीमेटोलॉजी यानी रक्त से संबंधित बीमारियां या उनका जो अध्ययन होता है वो हीमेटोलॉजी के तहत होता है। अगला जो शाखा है वो ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी के तहत
आंखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल या बाल से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है इसको ट्राइकोलॉजी बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी। और अगला है डर्मेटोलॉजी। बहुत बार आप जानते हैं डर्मेटा या ऊपरी परत को त्वचा के बोलते हैं, यानी कि त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और अगला है पल्मोलॉजी यानी पल्मोनरी। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा ज्वलंत में रहा है, क्योंकि जो फेफड़े से संबंधित बीमारी है, और जैसा कि अभी हम सार्स या कोरोना वायरस की बात करते हैं, देखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कहा जा सकता है कि पल्मोलॉजी के तहत हम फेफड़े या श्वसन से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद अगला है मायोलॉजी यानी पेशियों का अध्ययन। तो ये कुछ शाखाएं चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, जिसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और खास करके ये कुछ जो हमने बताया है आपको, ऑडेंटोलॉजी या और जो है हिमेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारा आप ध्यान से इस एक चार्ट में आपको वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे जो कि आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे देखते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, जिसको हम, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, यानी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के तहत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इकथ्योलॉजी, इकथ्योलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि छिपकलियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। ठीक है, अगला है नीडोलॉजी। सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं, उनको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं, और ये नीडोलॉजी के तहत इनका अध्ययन किया जाता है। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समूह है, वर्ग है, स्तनधारी, मैमिलिया, इनको हम मैमोलॉजी के तहत कहते हैं। आगे हम स्तनधारी के कुछ स्पेशल चीजों को हम पढ़ाएंगे कि कितने तरह के स्तनधारी होते हैं, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, तो स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला है कैनिकोलॉजी, यानी कि मोलस्का, जो सेल, घोंघा, ये सब जीव होते हैं, सीप वाले, जिनके ऊपर कवच होता है, शेल होता है, उनका हम अध्ययन कैनिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर है आपका हर्पेंटोलॉजी, मत्स्य और उभयचर वर्ग के जंतुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। और एक है लेपिडोटेरियोलॉजी, टेरिडोलॉजी, इसके अंतर्गत तितली और पतंगों का अध्ययन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के अगर आप पढ़ेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चीज भूली। तो अगले जो हम कहते हैं अब कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो जंतु और वनस्पति दोनों में कॉमन रहेंगी। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने भी वाले हैं, कि साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ कोशिकाएं, जंतु की कोशिका, वनस्पति की कोशिका, तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोशिका। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन हम करेंगे वो हम कोशिका विज्ञान के तहत करेंगे। अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैलिएंटोलॉजी। अब इसमें पैलिएंटोलॉजी में पैलियोबॉटनी भी हो जाएगा, पैलियोजोलॉजी भी हो जाएगा। पैलिएंटोलॉजी का मतलब हुआ कि जो पुरातन समय के जो जंतु और वनस्पतियां रही हैं, जीवाश्म रहे हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो पैलिएंटोलॉजी के तहत करते हैं। उसके बाद है क्रायोबायोलॉजी। हकीकत में आपने सुना होगा नाम क्रायो इंजन या क्रायोबायोलॉजी, यानी क्रायो शब्द का प्रयोग बहुत निम्न ताप, माइनस में, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे या उसके जीवों पर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, पौधों और जीवों के वातावरण और उनके जो चारों ओर पाई जाती है उनका अध्ययन हम इकोलॉजी के तहत करते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी यानी जीवों के जेनेटिक लक्षण के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा
वो अनुवांशिकी के तहत किया जाएगा। इसके बाद है टैक्सोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमी हमारे के जनक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस, जिन्होंने एक सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक लिखी थी, वो इसके फादर कहे जाते हैं। यानी जीवों का वर्गीकरण, चाहे वो जंतु हो या वनस्पति हो, उसका जो हम वर्गीकरण करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, वो टैक्सोनॉमी के तहत करते हैं। आगे हम जब वर्गीकरण विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैरोलस लीनियस इसके जनक माने जाते हैं और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पैरासाइटोलॉजी, जैसा कि आप जान रहे हैं, परजीवी विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाए, उसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिम्नोलॉजी कई बार पूछा गया है। तो ताजे पानी के अंदर जलीय जीवों का जो अध्ययन होता है वो हम लिम्नोलॉजी के तहत करते हैं। मार्फोलॉजी, जैसा कि आप जान रहे हैं, जीवों के आकार और उसकी संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, आकारिकी जिसे कहा जाता है, यानी कि चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, उसको मार्फोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। अगला है फिजियोलॉजी, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि जीव विज्ञान की फिजियोलॉजी के बारे में, आंतरिक जो क्रिया है उसके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं वो फिजियोलॉजी के बारे में करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सोबायोलॉजी, यानी कि अन्य ग्रह पर उपस्थित जीवों का जो अध्ययन है या उसके बारे में जो खोज और उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। अब ये जो मैं आगे जो वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो उसमें सबसे ऊपर जो है ना डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंदर झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन किया जाता है। पामोलॉजी, देखिए आप बार बार जब इस चीज को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, देखिए टफ कुछ भी नहीं है, बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये इससे सबसे ज्यादा एक ये कल्चर का जो एरिया है और ये जो एरिया है और ये, इससे काफी प्रश्न बनते हैं और बहुत बार ज्यादा पूछा जाता है। तो एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में भी फूलों का अध्ययन होता है, लेकिन वहां पर उसके संवर्धन की बात होती है। वो फूल जिनका संवर्धन किया जाए उनको फ्लोरिकल्चर में पढ़ेंगे, लेकिन एंथ्रोलॉजी में सभी प्रकार के फूलों का अध्ययन होगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां देखिए डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा भी जाने वाला है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वनस्पतियों की आयु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है एग्रोनॉमी, फसलों का अध्ययन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी के तहत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि किसानों को बहुत बार बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो बताते हैं कि आपकी मिट्टी के लिए ये जमीन अच्छी है, आपकी इस मिट्टी के लिए ये जमीन अच्छी है, ठीक है, इस पौधे के लिए यहां पर ये पौधा सही होगा। तो मिट्टी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहा जाता है पीडोलॉजी। अगला है वायरोलॉजी, जैसा कि आप नाम से जान रहे हो, वायरस विषाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी के तहत किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के तहत कवकों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। और जाइमोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ईस्ट होता है, फर्मेंटेशन या खमीर, उसका अध्ययन किया जाता है। और पैलिनोलॉजी, परागकण, ये जो फूलों पे परागकण मधुमक्खियां होती हैं अलग अलग फूलों के बारे में, तो ये पैलिनोलॉजी के तहत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं कल्चर या संवर्धन से संबंधित कुछ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जिससे आपके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट का पालन, रेशम कीट से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर,
मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर, मछली पालन। आप देखिएगा मछलियों का अध्ययन इकथ्योलॉजी में भी किया जाता है, लेकिन मछलियां जो जिनका पालन किया जाता है इकथ्योलॉजी में सभी मछलियों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन यहां पर मछली पालन और संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फूलों का संवर्धन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विट्रीकल्चर, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। विट्रीकल्चर के तहत अंगूर का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर आजकल बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो ये केचुआ खाद वगैरह यानी केचुआ का पालन जो किया जाएगा वो वर्मी कल्चर के तहत किया जाएगा। और अगला है ऑलरिकल्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जान लीजिए कि ये इस तरह की ये वैसे तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसको देख करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इस साइड ये जो लिखा हो इसको जरूर आप पढ़ें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एक इसमें से अगर कभी भी शाखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरिकल्चर के तहत सब्जियों का अध्ययन किया जाएगा। हार्टिकल्चर, बागवानी, जो हम कहते हैं ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, तो वो बागवानी और फूलों की खेती और बिल्कुल गार्डन और इन सब के विषय में जो अध्ययन होता है। और ये सिल्वीकल्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इमारती या कास्ट की लकड़ियां होती हैं जैसे सागौन, शीशम या इससे संबंधित जो लकड़ियां होती हैं उनका अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और एक तरह से कहा जाए कि मुख्यतः जो इस तरह के शाखाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, कल्चर से संबंधित बहुत बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिस्सीकल्चर, ये जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ब्रांचेस हैं, इससे संबंधित भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे बायोलॉजी के आप कोई क्वेश्चन या कोई चीज करना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।